देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर कल के घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान देहरादून में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस मुख्यालय के बाहर स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी समर्थक भी पहुंचे तो साथ साथ कांग्रेस समर्थक भी पहुंचे। सुरक्षा में सेंध क्या लगी, मानो सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेसी आई दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। जरा ये तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय उत्तराखंड की तस्वीर है। यहाँ एक तरफ कांग्रेसी जमा है तो दूसरी तरफ भाजपाई हैं। दोनों तरफ पुतले जलाए जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला आप ये जलता हुआ दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पुतला भी कांग्रेसियों ने फूंका है और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आप देखिए, पुलिस महज मूक दर्शक बन करके जो है यहाँ पर खड़ी। जिस तरीके से ये पूरा किस तरीके से देखिए पुतले जल रहे हैं। पुलिस अब इस पुतले को बुझाने की कोशिश कर रही है। उधर आप देखिए भाजपाई झंडों को जरा देखिए, एक तरफ भाजपाई हैं, दूसरी तरफ कांग्रेसी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से आप ये देखिए किस तरीके से बुझाने की कोशिश हो रही है, और महज बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं बल्कि जिस तरीके से टकराव की स्थिति बन रही है, ये बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति है। एक चीज ये बताइए, क्या ये लोकतंत्र की क्या यही हालात रहेंगे कि अब एक तरफ प्रधानमंत्री का पुतला, एक तरफ मुख्यमंत्री का पुतला, क्या यही सियासत? ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं जिनकी जैसे केंद्र सरकार जो मोदी जी को लेकर ये जो बवाल खड़ा खुद मोदी सरकार ने किया है और कांग्रेस को केवल बदनाम करने के लिए और पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश की जाई है, जबकि पूरी सिक्योरिटी एसपीजी के हाथ में होती है। 2 दिन पहले उसका पूरा प्रोग्राम एसपीजी लेती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसलिए कंप्लीट गलती और कंप्लीट जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और मोदी जी ने जानबूझ करके ये साजिश रची जिससे पंजाब सरकार बदनाम हो। आप देखिए जो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पंजाब में घटना हुई लेकिन उसका पूरा असर पूरे देश की सियासत में दिखाई दे रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है अब उसकी आंच पंजाब से उत्तराखंड में पहुंच गई है। वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देहरादून की जो तस्वीर सामने आई, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ आकर के खड़े हो गए, एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। उधर से प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ चन्नी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वहां पर एक तरह से मूक दर्शक बनी रही। बैरिकेटिंग तोड़कर भाजपाई कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर आ गए। कांग्रेस मुख्यालय से जो है पुलिस की सुरक्षा के बावजूद जो है कांग्रेसी निकल के बाहर आ गए। दोनों एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो गए। कुछ समय तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से नारेबाजी होने लगी, दोनों तरफ से पुतले जलाए जाने लगे और उसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से दोनों पक्षों को दूर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह तस्वीर कमोबेश आपको वो बंगाल के उस चुनाव की याद दिलाने लगी कि जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ आके खड़े हो रहे थे। कुछ कमोबेश उसी तरह की तस्वीर कांग्रेस और बीजेपी के सामने आकर के खड़ी हो गई। ये स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है, स्थिति बेहद ही भयावह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर गंभीर से गंभीर मुद्दों को लेकर के भी उसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा तो यह भी कहीं से जायज नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है इसमें कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इसको लेकर के बात होनी चाहिए, इसको लेकर के कहीं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि आखिर सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो किस एंगल पर हुआ, कौन इसके कल्प्रिट हैं, उनको जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये स्थितियां अब सड़कों तक उतर आई हैं और सड़कों पर संग्राम हो रहा है। जिस तरीके से आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए,
ये तो गनीमत रही कि दोनों तरफ से थोड़ा सा पैसेंस रखा गया, पुलिस ने भी सूझबूझ तरीके से दोनों को दूर ले जाने में कामयाबी हासिल की, अन्यथा स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती थी। तो ये अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा अब कैसे सियासी मुद्दा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, अभी जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि स्थिति कितनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। आप खुद बता रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी है वहां पर मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने क्या संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि अगर स्थिति थोड़ी सी भी बिगड़ती है, कोई भी अनहोनी होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये मुद्दा अब काफी गर्म हो चुका है। देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव के समय एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा भयावह रूप ले सकती है। और जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेटिंग किया था, बैरिकेटिंग तो किया था, दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी भी खड़े थे, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे तो प्रदर्शन करते करते उन्होंने बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़े और आराम से क्रॉस करके कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आ गए। तब तक पुलिस चाहती तो उनको वहीं पर रोक सकती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो गए। और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा थी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से अंदर से भी कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए, हाथ में झंडे बैनर लेकर के, पुतला लेकर के, आप सोचिए कि पुलिस की सामने ही पुतले जल रहे थे और पुलिस उस पुतले को जलने से नहीं रोक पाई। तो ये कहीं ना कहीं खामी तो है। ये सीधे तौर पर पुलिस अब कहीं से भी जो है लापरवाह रवैया नहीं अपना सकती, क्योंकि ये छोटी सी एक लापरवाही एक बड़ी चिंगारी को जन्म दे सकती है। दोनों तरफ से कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, और अगर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने दिया जाएगा तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो घटना है, ये एक बानगी है, इससे पुलिस को सबक लेना चाहिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई वो तो लापरवाही किसकी है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कम से कम पुलिस यहां पर राजनेताओं मतलब राजनीति में कोई लापरवाही न करे, अन्यथा ये चुनावी समय है, इसमें स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। ब्रजेश, जाहिर तौर पर इसे राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बल्कि होना ये चाहिए कि जांच होनी चाहिए। सिर्फ कमेटी बना देने से पंजाब सीएम के जो उनका जो रोल था वो वहां खत्म नहीं हो जाता है। देखिए, किसी एक बड़े शायर ने कहा है कि सरहद में बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो दरअसल ये जो तनाव है, ये दोनों तरफ से जो खींचतान चल रही है, ये दरअसल इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही है। पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। तो ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है, दरअसल वो सियासी तपिश में जो तब्दील होता जा रहा है, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये चुनाव है। और यही वजह है कि जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा की लापरवाही के मुद्दे पर जहां पंजाब सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था, वहां पर चन्नी सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस दे रहे हैं अपनी एजेंसियों को। वो कह रहे हैं कि हमारी लोकल सिक्योरिटी कोई लैप्स नहीं है। अगर लोकल सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो कोई ये बताएगा कि क्या एसपीजी जाकर के सड़कों का रूट क्लियर करेगी? एसपीजी की जिम्मेदारी ये नहीं है। एसपीजी की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। एसपीजी की जिम्मेदारी है जिस कार्यक्रम स्थल पे जा रहा है, जहां वीवीआईपी, उसकी सुरक्षा करना। इसके साथ ही जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बाकायदा रूट क्लियर कराना, रूट का ग्रीन सिग्नल देना। अगर वहां पर कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था तो फिर आखिर डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल क्यों दिया? अगर डीजीपी ने, अगर वहां पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, बिल्कुल यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग से जाना सही नहीं है, आप बच जाते। लेकिन आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस देना आपका काम था, आपने दिया। अगर दिया उसके बाद, और सोचिए केवल एक बार नहीं, जब प्रधानमंत्री का काफिला वापस लौट रहा था तब भी वो जाम में फंस गए। तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किस कदर लापरवाही बरती। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर पंजाब की कांग्रेस सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक की निंदा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे लोकतंत्र में काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करती रही है, बेशर्मी की हद भी पार की है। देखिए, मैं स्तब्ध हूँ। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा
मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, पंजाब के भटिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते वक्त रोड पर हो रहे प्रदर्शन के कारण भटिंडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर जाम में फंस गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे। इस कारण प्रधानमंत्री को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक माना है और पंजाब सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने अब इस मामले पर पंजाब सरकार को जमकर घेरा है और आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि करोड़ों रुपए की सौगात और किसानों को मिलने वाली मदद को राजनीति में फंसा दिया गया। पंजाब सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पंजाब के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को करना था। वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए पंजाब की सरकार यदि विकास में इस प्रकार बाधक बन रही है, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये किसी के भी लिए इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पूरे देश में विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, वहीं पंजाब में भी हम लोग इस सारे विकास की योजनाओं को ऐसे जाया नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रधानमंत्री के नेतृत्व पंजाब में भी विकास की वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, निश्चित रूप से उतरेंगी। और आज पंजाब की सरकार ने जो किया उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। देहरादून पहुंचने पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समेत कई बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का उत्तरकाशी में समापन करेंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह उत्तरकाशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत गढ़वाल में 18 दिसंबर को हरिद्वार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। इसका समापन आज उत्तरकाशी में किया जा रहा है। और मंत्री हरक सिंह ने प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं। हरक ने पार्टी पर छोड़ा है निर्णय कि कहां से चुनाव लड़ाएंगे। हरक कोटद्वार से पहले ही चुनाव नहीं लड़ने को संकेत दे चुके हैं। अब हरक सिंह ने पार्टी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मंत्री हरक सिंह ने पार्टी पर यह मुद्दा छोड़ दिया है कि पार्टी डिसाइड करे कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। हालांकि वो ये संकेत दे चुके हैं कि कोटद्वार से वो चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। हरक कोटद्वार से पहले ही चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे चुके हैं। प्रहलाद जोशी, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं विधानसभा चुनावों के लिए, उनसे आज उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से निर्णय छोड़ता हूं। मैं भी माने प्रहलाद जोशी से बातचीत हुई और मैंने पार्टी पे छोड़ दिया है कि पार्टी जो भी तय करेगी। मुझे चुनाव लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, ये पार्टी में मैंने छोड़ दिया है। ये कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि मैंने कभी भी खुद नहीं मांगा टिकट कि मुझे यहाँ से टिकट दो, वहाँ से टिकट दो। पार्टी ने, मैं जब कांग्रेस में था, कांग्रेस में भी ऐसे हुआ। मेरा घर श्रीनगर में था, पौड़ी विधानसभा से मैं मांग रहा था, मुझे लहसुन दे दिया, चला गया खुशी खुशी। मुझे 2012 में रुद्रप्रयाग दे दिया, मैं खुशी खुशी चला गया। भाजपा ने मुझे 2017 में कोटद्वार दे दिया, मैं खुशी खुशी लड़ी दे चला गया। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, आज हरक सिंह ने प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है और कहा है कि पूरी तरीके से पार्टी पर यह निर्णय छोड़ता हूं कि आखिरकार वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। राजनीति के कद्दावर नेता और हर
वक्त पर अपने हिसाब से दांव खेलने वाले हरक सिंह रावत ने जी आज प्रहलाद जोशी से मुलाकात करके सबको चौंका दिया। दरअसल उनका ये दौरा बड़ा गोपनीय था, पर कुछ सूचना लीक हो गई। प्रहलाद जोशी से मुलाकात करके उन्होंने दो टूक कहा है कि वो सीधे तौर पर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पर यदि पार्टी आदेश करेगी तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें पार्टी डोईवाला या किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ा दे। सूत्र ये भी बताते हैं कि हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए भी टिकट चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने लैंसडाउन पर प्राथमिकता दी अपनी बहू को, और उनकी बहू लैंसडाउन सीट पर काफी सक्रिय भी दिखी हैं। यही वजह है कि बीते दिनों लैंसडाउन के विधायक, जो मौजूदा विधायक है दिलीप सिंह रावत, तो खासा परेशान भी रहे। उन्होंने कई पत्र भी लिखे कि वन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, वन विभाग में अनियमितताएं हैं। हालांकि उन पत्रों का क्या हुआ है तो सरकार बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हरक सिंह रावत अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उनका कद इतना महत्वपूर्ण है कि उनसे कोई नाराजगी भी नहीं मोल ले सकता। हरक सिंह रावत और प्रहलाद जोशी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि निर्णय पार्टी क्या लेगी ये तो संसदीय बोर्ड और आचार संहिता के बाद जारी होने वाली टिकट लिस्ट बताएगी। पर पार्टी जिस तरीके से हर विधानसभा सीट पर फोकस कर रही है, वो किसी भी सीट पर हार नहीं चाहती, किसी भी सीट पर नुकसान नहीं चाहती, तो वो कोई भी ऐसा निर्णय लेने से बचेगी जिससे किसी भी प्रकार से नंबर के मामले में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो या भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाए। भरत चुपचाप मुलाकात करके चले गए और आज वो पहाड़ के दौरे पर थे। पर केंद्रीय मंत्री भी हैं प्रहलाद जोशी और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, इनसे मुलाकात करके वो सहस्त्रधारा हेलीपैड और वहां से सीधे पहाड़ की ओर चले गए। तो हरक सिंह रावत ने अपने पास से जो वो कहते आए हैं, पार्टी को भी मैसेज दे दिया कि वो चुनाव लड़ने के बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। सुदीप, अगर बात की जाए पिछले घटनाक्रम की, तो जिस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिली थी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर के, तो क्या इस बार पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि जो सीटों का बंटवारा हो वो हरक सिंह के हिसाब से हो, ताकि वो फिर से नाराजगी में ना आ जाएं? देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और प्रभारी भी हैं, उनसे सीधे तौर पर हरक मिले और हरक ने दो टूक मीडिया में कहा कि भाई उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब ये पार्टी का जो इनका केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो सीट डिसाइड करता है, इसमें सर्वे की रिपोर्ट लगती है, नेता की छवि को देखा जाता है और स्थानीय नेताओं की राय ली जाती है। इसके आधार पर तय होगा। पर यह बात बिल्कुल सही है कि सीधे तौर पर पार्टी कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नाराज नहीं करेगी, और यदि वो अपने परिवार में किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं तो ऐसा लगता है मौजूदा समय में कि शायद उनकी ये बात भी मान ली जाए, क्योंकि पार्टी को पता है कि हरक कहीं से भी चुनाव लड़े या लड़वाएं, वो जीतने और जिताने के सारे दांव पेच जानते हैं। लिहाजा पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेगी, ऐसा अभी तक लगता है। हालांकि टिकटों को लेकर अभी थोड़ा इंतजार का वक्त है, क्योंकि अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है। ठीक है सुदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।